हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का वीडियो नंबर आपका दूसरा है, जो कि आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट ईयर में यह लास्ट जो है आपका पेपर होता है एग्ज़ाम का, और यह चौथा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक वीडियो इसका सब्जेक्टिव वाला करा चुके हैं, वीडियो नंबर दूसरा है। और वीडियो नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको इससे पहचान मिलेगा कि मैंने अभी तक सीरियल कितना वीडियो करा चुका हूँ किस सब्जेक्ट में। ठीक है, बाकी रह गई बात, इन सब का पीडीएफ आपको कंप्लीट यूनिट वाइज पीडीएफ जो है डाला गया है वेबसाइट पर nursingyan.com पर, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए पहला प्रश्न आता है। मैं आपको स्वास्थ्य पढ़ा चुका हूँ, रोग के प्रकार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा कि स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम का वर्णन करें, मतलब अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस है हेल्थ। डायमेंशन मतलब होता है आयाम, और आयाम का मतलब होता है कि जो आपके स्वास्थ्य को जो है बताता हो। ठीक है, जो आपके स्वास्थ्य को अगर मान गए कोई डायमेंशन अगर गड़बड़ है कोई स्वास्थ्य का, तो आपके स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो डायमेंशन आपके स्वास्थ्य को तय करता है कि आपका स्वास्थ्य जो है कैसा रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए उसके सभी आयामों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैंने क्या बताया कि आयाम जो होता है, स्वास्थ्य का आयाम जो है, यह तय करता है कि आप कब स्वस्थ होंगे कब अस्वस्थ होंगे। मतलब जैसे ही डायमेंशन में गड़बड़ी आएगा, विभिन्न जो स्वास्थ्य के आयाम दिए गए हैं उसमें जैसे ही गड़बड़ी आएगा, आपका जो हेल्थ है हेल्थ भी इशू होने लगेगा, हेल्थ भी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका डायमेंशन सब जो है अगर बढ़िया है, अच्छा है, सभी आयाम अगर अच्छा है, बढ़िया है, तो आपका स्वास्थ्य भी जो है बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसीलिए कहता है कि किसी भी व्यक्ति के कंप्लीट स्वस्थ रहने के लिए उसके सभी आयामों का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब अगर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर चाहता है कि वो व्यक्ति चाहता है कि हम कंप्लीट स्वस्थ रहे, तो उसके लिए उसके सभी आयामों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सभी आयाम व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आयाम तय करेगा कि आप स्वस्थ होंगे या अस्वस्थ होंगे। ये सभी आयाम व्यक्ति के स्वस्थ रखने में, हेल्दी रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है संपूर्ण स्वास्थ्य के आयामों को निम्न प्रकार बांटा गया है। ठीक है, तो आप तो इतना समझ गए कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है। डायमेंशन ऑफ हेल्थ का मतलब है कि आपका स्वास्थ्य जो है वह किस स्तर पर है। मीन्स आपके स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न आयामों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, और यह सभी आयाम जो है व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। अगर आयाम में गड़बड़ी आएगा तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपूर्ण स्वास्थ्य के आयामों को निम्न भागों में बांटा है। ठीक है, पहला है फिजिकल डायमेंशन, शारीरिक आयाम, शरीर से रिलेटेड। व्यक्ति का शरीर अनेक कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों तथा तंत्रों से मिलकर बनता है। बिल्कुल सही है। बॉडी, व्यक्ति का एक जो बॉडी होता है वह अनेक कोशिका, अनेक ऊतक, अनेक अंगों और अनेक सिस्टम से मिलकर बनता है। बिल्कुल सही है। स्वस्थ व्यक्ति में कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र सभी एकजुट होकर कार्य करते हैं तथा किसी भी क्रिया को संपन्न करते हैं। जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है, एक व्यक्ति जब स्वस्थ रहता है तो उसमें कोशिका, ऊतक, अंग और सिस्टम जो है सब एक साथ अच्छे से काम करता है और काम को संपन्न करता है शरीर में। ठीक है, स्वास्थ्य के शारीरिक आयाम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संरचनात्मक यानी एनाटॉमिकल एवं फिजियोलॉजिकल रूप से फिट हो, तभी उसे स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, डायमेंशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति उसके एनाटॉमिकल मतलब होता है रचना। अब रचना मतलब होता है कि बॉडी का कोई रचना अगर गड़बड़ है तो एनाटॉमिकल गड़बड़ी हो जाएगा, संरचनात्मक गड़बड़ी रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से एनाटॉमिकल बढ़िया है, संरचना उसका बॉडी का बढ़िया है और उसका बॉडी का काम भी अंदर का बढ़िया है, फिजियोलॉजिकल भी बढ़िया है, तो वह जो है फिट होता है। ठीक है, उसे फिट माना जाता है। अगर उसका शारीरिक आयाम सही हो, संरचनात्मक और कार्यात्मक, तो वह व्यक्ति फिट माना जाता है। यानी शारीरिक आयाम अगर आपका गड़बड़ाएगा तो आपका संरचनात्मक और फिजियोलॉजी दोनों गड़बड़ा जाएगा और फिर आप फिट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को समझ गए, पहला। दूसरा है स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक आयाम कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक आयाम को भी स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है। ठीक है,
इसमें व्यक्ति सर्वोच्च नैसर्गिक शक्ति सुपर नेचुरल पावर जिसे परमात्मा के नाम से जानते हैं उस पर विश्वास करता है। वह सांसारिक मोह माया तथा भौतिक वस्तुओं की सच्चाई को स्वीकार कर वह उनसे अधिक मोह न रखता है। देखते होइएगा कि जो साधु संत होते हैं वह काफ़ी स्वस्थ होते हैं। ठीक है, लोग कहता है ना कि साधु संत का जो बॉडी होता है लाल लाल होता है, काफ़ी स्वस्थ होता है। ठीक है ना, जबकि वो ज़्यादा अन्य लोगों की तरह आम इंसान की तरह जो है वह बर्गर पिज़्ज़ा इन सब से दूर भी रहता है। तो आध्यात्मिक आयाम जो होता है वह आपके पता है कि अध्यात्म जो होता है वह परमात्मा की तरफ ज़्यादा झुकाव को कहते हैं। ठीक है, अब आध्यात्मिक आयाम जो स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम माना गया है, इसमें होता यह है कि जिसे हम सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, जिसे परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है, सर्वोच्च जो नैसर्गिक शक्ति होता है, तो इसमें व्यक्ति जो है इसी परमात्मा पर जो है नेचुरल पावर पर विश्वास करता है। ठीक है, और वह इस चीज़ को मानता है कि जो सांसारिक मोह माया और भौतिक जो सुविधाएं हैं, जो वस्तु है, उसके सच्चाई को स्वीकार करता है और वह उनसे अधिक मोह माया नहीं रखता है। कहने का मतलब है कि एक साधु महात्मा बनता है तो देखते होइएगा कि वह अपने घर से, वह अपने सुख सुविधाओं से, ठीक है, वह अपने मोह माया से दूर चला जाता है। ठीक है, उससे किसी से कोई जो है लेना देना नहीं रहता है और उसका सिर्फ एक ही मकसद रहता है, वह इधर उधर तपस्या करना। ठीक है, और वह अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर, ठीक है, वह अपना नेचुरल पावर पर विश्वास रखता है। और कहीं ना कहीं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। इसमें जो है व्यक्ति को एक ऐसी ताकत मिलती है, ऐसी पावर मिलती है, जो व्यक्ति बिना बर्गर पिज़्ज़ा बिना गुपचुप ये सब खाए हुए भी हिष्ट पुष्ट रहता है। और लोग कहता है साधु महात्मा तो बड़ी जो है लाल लाल होता है, शरीर इतना अच्छा होता है। नहीं, उसका त्याग है, उसका त्याग है कि वह सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर किसी जंगल में, किसी मंदिर में अपना समय बिताता है और वह परमात्मा में जो है विश्वास रखता है। और इसी कारण से जो है उसका कहीं ना कहीं जो है अध्यात्म के कारण जो है उसका स्वास्थ्य जो है बढ़िया होता है। ठीक है, तो यह स्पिरिचुअल डायमेंशन हो गया। तीसरा है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन कहने का मतलब है मानसिक आयाम। मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व व भावनात्मक दृष्टिकोण का संतुलित विकास है, जो कि उसे अपने साथियों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहना सिखाता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य यह अर्थ लगाया जाता है कि अब व्यक्ति अपने पर्यावरण, घर, काम के स्थान और समाज के लोगों के साथ घुल मिल गया है और अपने जीवन में वह खुशी प्राप्त कर रहा है। देखिए, डायमेंशन का मतलब होता है कि आपका स्वास्थ्य जब बढ़िया रहेगा तो आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, तो वो खुशी किस रूप में मिल रहा है? मानसिक आयाम। देखते होइएगा व्यक्ति जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका अपने पर्यावरण, घर, उसका काम, उसका समाज, इन सब से उसको तालमेल नहीं बैठ पाता है, वो घुल मिल नहीं पाता है, जिसके कारण उसको बहुत सारे परेशानियां आ जाता है। मतलब अगर मेंटल डायमेंशन ठीक है तो व्यक्ति सबके साथ जो है भावनात्मक और संतुलित जीवन यापन करेगा, सबके साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहेगा। ठीक है, पर्यावरण, घर, काम के स्थान, समाज के साथ घुल मिल के रहेगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को मानसिक आयाम गड़बड़ाएगा, मानसिक स्थिति गड़बड़ाएगा, उसका सब चीज़ बिगड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं मानसिक आयाम भी आपको एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। चौथा है सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम, सामाजिक सोशल डायमेंशन। सामाजिक स्वास्थ्य अपने तथा दूसरों के साथ तालमेल बैठाने तथा अपने आप को समझने और साथ ही दूसरों के साथ चलने या स्वतंत्रता होने पर यह महसूस करना है कि व्यक्ति दूसरों पर निर्भर करता है, जैसे तथ्यों को समझने और पहचानने की योग्यता। सोशल डायमेंशन कहने का मतलब होता है कि मान गए आप एक दूसरे के समाज में रहते हैं। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा नहीं पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप खुद को दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आप स्वतंत्र भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपको चारों साइड से दुश्मन खड़े हो जाएंगे और आप जो है खुद पर निर्भर हो जाएंगे, दूसरे पर निर्भर नहीं रह के खुद पर निर्भर हो जाएंगे। फिर आपको खुद से ही सारा काम समाज में झेलना पड़ेगा और यह सोशल डायमेंशन जो है आपके तथ्यों को, चीज़ों को प्रभावित करेगा, जो हेल्थ पर बुरा असर डालता है। जैसे देखते होइएगा गांव में अगर आपका किसी से लड़ाई हो जाता है तो वह आपको कभी सही कहता है? नहीं सही कहता है।
वो आपको जो है बहुत नीचे ही दिखाएगा, गाली ही बोलता है दूसरे के मुँह पर। तो कहीं न कहीं आपको जो है सामाजिक आयाम आपके तालमेल, सामंजस्य और एक दूसरे के मदद और एक दूसरे पर निर्भर को दिखाता है, और यही जो है एक सोशल डायमेंशन होता है। ओके। नेक्स्ट है पर्यावरणीय आयाम। वातावरणीय आयाम मीन्स इन्वायरमेंटल डायमेंशन। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसका विकास होता है, अर्थात पर्यावरण मनुष्य स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। देखिए, लोग कहता है ना, पर्यावरण का स्वास्थ्य पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आप जैसे पर्यावरण में रहेंगे वैसे ही जो है आपके चीज़ें होगा, ठीक है। मनुष्य यदि स्वस्थ पर्यावरण में रहेगा, जो रोगाणु से मुक्त होगा, जहाँ पे गंदगी नहीं होगा, वह स्वस्थ रहेगा व्यक्ति, और उसका शारीरिक मानसिक विकास भी अच्छी तरह से होगा। दूषित वातावरण मानव शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। तो आपको ये तय करना है कि आपका वातावरणीय आयाम कैसा है, जो आपको हेल्थ को डिसाइड करता है। अगर आपका वातावरण शुद्ध है, स्वच्छ है, प्रदूषण मुक्त है, जीवाणु मुक्त है, तो आपका जो है स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही रहेगा स्वास्थ्य। लेकिन दूषित वातावरण में रहने से मानव शरीर कई प्रकार से रोग उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया वातावरणीय आयाम। छठा है शिक्षा आयाम। अब शिक्षा आयाम स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, तो शिक्षा भी स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। शिक्षा एजुकेशन जो होता है, यह भी आपके हेल्थ को जो है प्रमोट करता है, हेल्थ को अच्छे स्तर बना कर रखता है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा से मानव को स्वस्थ रहने और स्वास्थ्य में उन्नति का ज्ञान होता है। अब जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि क्या खाने से, क्या कैसे रहने से, क्या पीने से जो है शरीर स्वच्छ रहेगा, तो क्या ही करेगा, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी पी लेगा, उसको कोई मतलब है नहीं। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान होगा, शिक्षा होगा कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, तो शिक्षा मानव को स्वस्थ रहने और स्वास्थ्य में उन्नति करने का ज्ञान देता है। और शिक्षा स्वास्थ्य का एक स्तर भी है जो बनाकर रखता है। तो ये शिक्षा का आयाम हो गया। सातवां और लास्ट आयाम है यहाँ पे व्यवसायिक आयाम, वोकेशनल डायमेंशन। मनुष्य को अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन अर्जित करने के लिए व्यवसाय होना आवश्यक है। जब व्यक्ति के पास जो है व्यवसाय होता है तो वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। व्यवसायिक डायमेंशन कहने का मतलब है कि मान गए हमको जैसे हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, 10,000 रुपये हम कमा रहे हैं। 10,000 रुपये में हम मान के 5,000 खर्च कर दिए रूम पर, 5,000 कर दिए खर्चा पर। अब स्वास्थ्य के लिए क्या बचेगा, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये 10,000 रुपये बिजनेस जो है आपका, ये 10,000 रुपये उपयुक्त नहीं होगा स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आपका ऐसा व्यवसाय है, व्यवसाय कहने का मतलब है कि व्यवसाय से हम धन अर्जित करते हैं, और वह धन अर्जित जो है व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाता है, ठीक है। घर है, बंगला है, गाड़ी है, ठीक है, डॉक्टर है, नर्स है, सबको दिखाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो व्यवसाय से आता है, और व्यक्ति अपनी व्यवसाय से पूरा करता है अपनी आवश्यकता। और अगर मान के किसी को व्यवसाय नहीं है, उसकी आवश्यकता पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अगर डॉक्टर अच्छे डॉक्टर से दिखाना है, पैसे नहीं है, कहाँ से जाएगा दिखाने, तो उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। तो व्यवसाय से पैसा आता है, धन आता है, और धन हमें आवश्यकता पूर्ति करवाता है, और आवश्यकता पूर्ति में विभिन्न चीज़ें आ जाएगा, उसमें आपका एक स्वास्थ्य भी आ जाएगा, जो धन से हम लोग इसको बेहतर करके रख सकते हैं। तो ये व्यवसायिक आयाम हो गया। कुल मैंने 7 आयाम आपको बता दिया, ये सातों आयाम को दिमाग में रख लीजिए, 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी इसे जो है कर सकते हैं। और जिनको अगर वीडियो, ये जो हम 1-2 करके जो वीडियो चला रहे हैं, अगर यह वीडियो वाइज अगर आपको PDF लेना है, तो आप अब से हमसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लीजिए, या फिर कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में ही nursingyan.com पर वीडियो बाय, जैसे वीडियो आपका यह 2 है तो वीडियो 2 रहेगा, और सामने रहेगा डाउनलोड PDF। तो ये वीडियो जो अभी बता रहे हैं 2 नंबर, यह PDF डाउनलोड करने से यह वीडियो का PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से nursingyan.com पर अभी से लेकर लास्ट तक जितना भी PDF रहेगा, सब उसी प्रकार से हम डाल देंगे, ताकि सब लोग जो है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर ले, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है एक अच्छा प्रश्न है, हेल्थ इंडिकेटर्स।
हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होता है देख लीजिए। स्वास्थ्य संकेतक का क्या उपयोग है, अब नाम से यह स्पष्ट होगा। हेल्थ इंडिकेटर जो हेल्थ को इंडिकेट करता हो, जो हेल्थ को जो संकेत देता हो, ठीक है। तो स्वास्थ्य संकेतक से क्या आशय है, इसका क्या उपयोग है हेल्थ इंडिकेटर्स का, चलिए समझते हैं। कह रहा है हेल्थ इंडिकेटर क्या है बताइए। तो ये वे चर यानी वेरिएबल का पता है ना, जिसका वैल्यू बदलता हो, वेरिएबल होता है, ठीक है। यह स्थिर नहीं होता है, यह अस्थिर होता है, ये बदलते रहता है। तो वही कहता है यह वे चर होते हैं जो किसी समुदाय, राज्य या देश के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। कहता है हेल्थ इंडिकेटर एक ऐसे चर होते हैं जो किसी समुदाय यानी गांव, किसी राज्य, किसी देश के लोगों के स्वास्थ्य स्थिति को मापना है तो इसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर ये संकेतक लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति में होने वाले सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो मान गए हेल्थ इंडिकेटर का आप उपयोग करते हैं क्योंकि यह एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू बदलता है, अब बदलेगा कल। मान गए कि आपका शरीर में अगर पॉजिटिव साइन देता है तो आप ठीक है, अगर निगेटिव साइन देता है तो क्या हो गया, आप स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये स्वास्थ्य संकेतक बताता है, यह एक वेरिएबल है जो लोगों के स्वास्थ्य स्थिति को मापता है और यह लोगों में स्वास्थ्य की स्थिति को बताता है कि नकारात्मक है या सकारात्मक। और यह नकारात्मक और सकारात्मक कैसे तय करता है, तो इस वेरिएबल में परिवर्तन होने पर यह सूचनाएं प्रदान करता है, ठीक है, कि स्वास्थ्य आपका सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो बेसिकली हेल्थ इंडिकेटर का काम है कि हेल्थ का इंडिकेट करना कि हेल्थ किस सिचुएशन में है, सकारात्मक में है या नकारात्मक में है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके हम लोग से उपयोग पूछा है। सामान्यतः जब लोगों के स्वास्थ्य के स्तर तथा इसमें हुए परिवर्तनों का प्रत्यक्ष रूप से आकलन करना असंभव हो तो उस स्थिति में इन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। मान गए आप डायरेक्टली ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि हमें अभी क्या हो रहा है, क्या समस्या है, तो उसके लिए हम जो है इस हेल्थ इंडिकेटर का उपयोग जो है करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें को आप लोग को समझना चाहिए। अब आता है यूजेज ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, स्वास्थ्य संकेत का क्या उपयोग है, ठीक है। ये किसी समुदाय अथवा देश के लोगों को स्वास्थ्य के स्तर में सूचनाएं प्रदान करता है। अब हेल्थ इंडिकेटर का काम ये है कि यह समुदाय में, गांव या देश के लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई स्वास्थ्य स्तर के बारे में सूचना प्रदान करता है, ओके। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, ये एक देश का दूसरे देश, एक समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर की दूसरे समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर से तुलना करने में उपयोगी होता है। अब चूंकि यह एक इंडिकेटर है जो संकेत देता है, तो संकेत जो देता है तो आप एक से दूसरे में तुलना कर सकते हैं संकेत के जरिए। मतलब यह एक देश से दूसरे देश, एक समुदाय के लोगों से दूसरे समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर में तुलना कर सकते हैं और यह तुलना करने के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तथा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के मूल्यांकन में सहायता होता है। हेल्थ इंडिकेटर क्या करता है कि विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न योजनाओं को असेसमेंट, मूल्यांकन करने में भी सहायक होता है, ठीक है। हम इस हेल्थ इंडिकेटर के द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं। चौथा है, मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ये संकेतक स्वास्थ्य योजनाओं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वयन के बारे में मार्गदर्शन देते हैं। मूल्यांकन के आधार पर मान गए ये ऐसे, इससे हम हेल्थ इंडिकेटर से मूल्यांकन किए, ठीक है। अब मूल्यांकन में जो आंकड़ा मिला है उसके आधार पर यह संकेतक, ये इंडिकेटर स्वास्थ्य योजनाओं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के प्लानिंग और नियोजन और क्रियान्वयन के बारे में मार्गदर्शन देता है कि कहाँ कौन से योजनाओं की ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये विभिन्न स्वास्थ्य संसाधनों के उचित तरीके से वितरण तथा उपयोग में भी सहायक होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यह विभिन्न रिसोर्सेज का उचित तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन और उपयोग में भी सहायक होता है। अब मान के हेल्थ इंडिकेटर है, उससे हमको पता चल जाएगा कि किस प्रदेश में, किस समुदाय में किस चीज़ का ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उस चीज़ का उस क्षेत्र में ज़्यादा थोड़ा फोकस किया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि उचित तरीके से वितरण और उपयोग में यह सहायता करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट पॉइंट है, ये विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के आकलन तथा उन स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में भी सहायता होता है। अब ये हेल्थ इंडिकेटर क्या करता है कि यह विभिन्न स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो आवश्यकता है उसका आकलन तो करता ही है, साथ में यह सभी स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन में भी सहायता करता है। ठीक है, समझ गए? आगे चलिए। सातवां है, ये स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न अनुसंधानों को बढ़ावा देता है। हेल्थ इंडिकेटर से अगर पता चल जाए कि स्वास्थ्य का क्या स्थिति है तो हम उससे रिसर्च को बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगर मान गए हेल्थ इंडिकेशन में जिस क्षेत्र में कमी होगा उसको हम रिसर्च करके पता करेंगे तो यह अनुसंधान करने में भी बढ़ावा देता है। ठीक है ना, तो हेल्थ इंडिकेटर का ये सारे जो है उपयोग है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्लानिंग से लेकर नियोजन से लेकर हर चीज़ में यह मदद करता है हेल्थ इंडिकेटर। तो यहाँ पे इंग्लिश है, आप चाहें तो इंग्लिश में जो है इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और है कि रोग व्यवहार के चरणों को समझाए। ठीक है, विभिन्न स्टेजेज बताना है इलनेस बिहेवियर। ठीक है, यानी एक रोग व्यवहार वाला यानी रोग से ग्रसित एक व्यक्ति होगा उसमें कितने चरणों में यह इलनेस बिहेवियर दिखता है। रोग व्यवहार में सामान्यतः व्यक्ति 5 चरणों से गुजरता है। उसमें रोगी की उत्पत्ति, निदान, रोग की उत्पत्ति, निदान एवं संपूर्ण उपचार शामिल है। तो मुख्यतः जो स्टेजेज होता है इलनेस बिहेवियर का, रोग व्यवहार का, उसमें 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः 5 स्टेप याद रखिएगा। पहला जो स्टेप होता है वह होता है प्रथम चरण। प्रथम चरण जो कि एक लाक्षणिक अनुभव कराता है। प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेज में यह होता है कि यहाँ पे व्यक्ति जो है अभी संक्रमण जो है, ठीक है, या रोग जो है अभी उससे प्रवेश ही कर रहा होता है। यहाँ पे स्पष्ट जो है लक्षण नहीं दिखते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन रोग प्रवेश करना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर जो है नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पे निदान कर पाना भी संभव नहीं हो पाता है। तो पहला जो होता है प्रथम चरण वह लाक्षणिक अनुभव का होता है। ठीक है, जहाँ पे लक्षण का अनुभव कर सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा होता है द्वितीय चरण, रोग के लक्षण स्पष्ट होना। अब द्वितीय जो चरण होता है, जो प्रथम चरण में लक्षण क्लियर नहीं हुआ था वह द्वितीय चरण में जाकर रोग बिल्कुल क्लियर लक्षण दिख जाता है। जो भी बीमारी है उसका क्लियर लक्षण आ जाएगा और उस लक्षण जब पता चल जाता है तो उसके हिसाब से देखभाल और निदान भी बहुत हद तक संभव हो जाता है, आसान हो जाता है। तो दूसरा से जो है निदान और उपचार की प्रक्रिया चलने लगती है, मीन्स देखभाल तंत्र जो है शुरू हो जाता है। ओके, तीसरा है तृतीय चरण, चिकित्सीय देखभाल। अब जब दूसरे में पता चल जाए कि लक्षण फलाने बीमारी का है, निदान हो जाए, तो तृतीय चरण में जो है लक्षण के आधार पर जो है विभिन्न जो है चिकित्सीय जो है देखभाल शुरू हो जाते हैं। तो तीसरा में देखभाल से संबंधित चीज़ें शुरू हो जाता है। चौथा है व्यक्तिगत स्वास्थ्य निर्भरता। अब जैसे ही व्यक्ति जो है रोग निदान होने पर पूर्णतः स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं पर उपचार के लिए निर्भर हो जाती है। इस स्थिति में रोगी देखभाल, सहानुभूति, तनाव से बचाव आदि का समायोजन करना सीख जाता है। इस चरण में रोगी दैनिक गतिविधियों के साथ भी सामंजस्य करने लगता है। यानी चतुर्थ जो चरण है यहाँ पे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर धीरे धीरे वापस जो है निर्भर होने लगता है। जो फर्स्ट चरण छोड़ दीजिए, सेकेंड और जो थर्ड चरण है जहाँ पे व्यक्ति प्रभावित हो चुका है लक्षण से, वहाँ पे चौथे स्टेज में जो कि व्यक्ति, तीसरा में तो डॉक्टर देखभाल शुरू है, दूसरा में लक्षण पहचाना जाता है, निदान शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है देखभाल तंत्र। ठीक है, तीसरा में डॉक्टर देखने लगते हैं। अब जब चौथा स्टेप जाता है तो देखने के बाद धीरे धीरे पेशेंट अगर सही होगा तो वह व्यक्तिगत निर्भर होने लगता है। ठीक है, वो सारे चीज़ों से बचकर वह अपने आप को समायोजन सीख जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य में। अब पांचवा चरण होता है, लास्ट चरण है स्वास्थ्य सुधार एवं पुनर्वास। पांचवा चरण में जो व्यक्ति ग्रसित रहता है बीमार से, वह कंप्लीट रूप से यहाँ पे लक्षण समाप्त हो जाता है। ठीक है, और वह अपनी पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है और दीर्घकालीन रोग अवस्था में व्यक्ति स्वास्थ्य एवं क्रिया क्षमता पर हुए प्रभाव के साथ समायोजन कर लेता। मतलब व्यक्ति को जो क्षमता खोया हुआ था, जो स्वास्थ्य गड़बड़ाया था, वह अपने समायोजन में वापस लौट आता है और अपने जीवन में पुनः जो है वह वास कर जाता है और काम धंधा शुरू कर देता है। तो ये पांचवा चरण है, मैंने बता दिया।
आपको इसको अच्छे से समझ जाना था, ठीक है। ये 5 चरण याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने इंग्लिश इसका भी दे दिया है, तो इंग्लिश सबका मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 5 चरण में एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, एक से देख लीजिए। पहला है प्रथम चरण, जिसमें सिर्फ लक्षण का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हल्का गांठ होना, हल्का कभी कभी दर्द होना, तो पहला में सिर्फ लक्षण दिख सकते हैं। द्वितीय में होता है कि जो लक्षण होता है वह स्पष्ट हो जाता है कि किस चीज़ का लक्षण है। तीसरा में डॉक्टर देखभाल शुरू हो जाते हैं। चौथे में व्यक्तिगत खुद पर धीरे धीरे निर्भर होने लगते हैं ठीक होकर। और पाँचवा में है व्यक्ति पुनः कंप्लीट सुधार जाता है स्वास्थ्य, और वह अपने पुनर्वास पुनः जीवन में लौट आता है, ठीक है। तो ये 5 चरण होता है रोग व्यवहार का, मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होगा वो भी बता दिए हैं, nursingyan.com पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।